भारत लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं वाला देश है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति का अपना स्थान है, अपनी मर्यादा है, अपनी गरिमा है। और राजनीति इसलिए भी आवश्यक है, लोकतंत्र के अंदर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से राजनीतिक तंत्र अपना काम करे और फिर अंततः शासन प्रशासन जनता के लिए चले। लेकिन जब इसी शासन प्रशासन का उपयोग या यूं कहें कि दुरुपयोग होने लगे, इसी राजनीतिक माध्यमों से मिले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के समूचे तंत्र का दुरुपयोग होने लगे, और वो भी दुरुपयोग अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को प्रताड़ित करने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए, इस हद तक कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता शायद समाप्त हो जाए, ऐसा प्रयास यदि कोई करने लगे तो आप क्या कहेंगे? यह आरोप इस वक्त लग रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दो राज्य सरकारों पर, और इन दोनों मामलों में निशाने पर है भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता। एक दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जी, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है। और दूसरे तेजिंदर पाल बग्गा जी, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ नहीं पाए व्यस्तताओं के कारण, और इन दोनों मामलों पर जो इसका कानूनी पक्ष है उसे समझने के लिए हमारे साथ अधिवक्ता अमित तिवारी भी मौजूद हैं। उनसे भी जरा समझेंगे, वो भी चंद पलों में हमारे साथ जुड़ेंगे। मगर पहला प्रश्न मेरा नवीन जी आपसे, जो इन दोनों आरोप लगा आम आदमी पार्टी की सरकार और कांग्रेस पर, कैसे वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, और आप खुद उसके सबसे बड़े विक्टिम हैं, पीड़ित हैं। आपके साथ किस तरह की घटनाएं हुई, वो जरा सबसे पहले मुझे लगता है जनता को वो लेमैन के शब्दों में वो जानना चाहिए। राज भाई, पिछले काफी समय से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो कारगुजारियां की है, जो उन्होंने दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा अपने केवल चुनावी पर्यटन या फिर चुनावी स्वार्थों के लिए प्रचार के माध्यम पर ही खर्च किया, उसका मैंने ग्राउंड जीरो पे जाकर के वीडियो बना करके जनता के सामने एक्सपोज करना शुरू किया। जैसे कि मैं कुछ 2-4 एग्जांपल बताता हूँ, और मैं जानता हूँ देश की जनता को तुरंत समझ में आएगा कि जिस समय देश के अंदर कोविड-2 में ऑक्सीजन की कमी थी, लोग ऑक्सीजन से तड़प रहे थे, तब नजफगढ़ के एक प्लांट का मैंने वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाला था, जिसको 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने रिव्यू किया था ट्विटर पर। वो वीडियो ये था कि नजफगढ़ में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की परमिशन मांगते मांगते वहां का व्यक्ति, उसके पैरों के छाले पड़ गए। उसके यहाँ से परमिशन देने की जगह अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सारे गैस सिलेंडर उठवा लिए, प्लांट को बंद कर दिया। और जब हमने उसको सोशल मीडिया पर डाला, उसके बाद जब वहाँ के सांसद प्रवेश वर्मा ने गृह मंत्री जी से बात की, तब उसको जाकर के परमिशन दी, जो भी दिल्ली सरकार ने बड़ी मुश्किल से दी। और इसके बाद फिर हमने कई सारे वीडियो बनाए, जैसे कि दिल्ली के द्वारका के अंदर सेक्टर 12 में एक 1725 बेड का हॉस्पिटल बना हुआ तैयार खड़ा है, बट उसको अंदर आइसोलेशन सेंटर तक नहीं बनाया, और खरबों रुपया टैक्स पेयर का अरविंद केजरीवाल ने टेम्परेरी कोविड के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाने के नाम पर खर्च कर दिया, तबाह कर दिया, और उसके करोड़ों रुपए के विज्ञापन। दिल्ली के अंदर एक उसने कहा कि हमने खेल विश्वविद्यालय बनाया, करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए, करोड़ों रुपए के स्टाफ भर्ती कर लिया, लेकिन ग्राउंड पे उसके अंदर 1 रुपए की नई ईंट नहीं लगाई, 1 रुपए की नई पुरानी कोई ईंट नहीं लगाई साहब। मैंने जाकर के ढूंढता हुआ गया, मुझे देखा, मैंने है कहाँ खेल विश्वविद्यालय है, दिल्ली के भविष्य बनने वाला है, कल को मैं अपने बच्चे को विश्वविद्यालय में भेजूंगा तो कितनी तारीफ होगा मेरे मन में, ऐसे बहुत बढ़िया काम किया है। जब मैंने जाकर के देखा तो पता चला कि आज भी लोग जाकर के देखेंगे, वो जंगल का जंगल पड़ा है खेल विश्वविद्यालय के नाम। जब कोविड में अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि उसके पास वैक्सीन खरीदने के लिए पैसा नहीं, अगर पैसा केंद्र देगा तब वो वैक्सीन बनाएंगे, वैक्सीन खरीद करके लाएंगे और दिल्ली वालों को फ्री वैक्सीन लगाएंगे। उस समय वो वर्क ऑर्डर के साथ मैंने दिखाया था अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर वीडियो बना के कि अंदर वो करोड़ों रुपए की लागत से 11 करोड़ का तो टेंडर दिया था, वो 20 करोड़ से ऊपर पहुंच गए, स्विमिंग पूल बना रहे हैं अपने लिए। एक तरफ दिल्ली के लोग पानी से त्राहिमाम कर रहे हैं, उनको गंदा पानी भी नसीब नहीं हो रहा, कच्चा पानी भी नसीब नहीं हो रहा, जो पेड़ों को देख करके कम से कम उससे ऑक्सीजन ले सके। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के लिए स्विमिंग पूल बन रहा है सरकारी मकान में। जब ये डाला तो उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। राजभाई, क्या मेरा ये सवाल पूछना गुनाह है क्या? बिल्कुल ठीक है। ऐसे ऐसे कई उदाहरण दिल्ली में पानी की हालत का तो मुझे अच्छी तरह मालूम है, मैं खुद जी। वो कहते हैं दिल्ली में स्कूल बनाने के लिए जगह नहीं है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने के लिए उनके पास जगह नहीं है, जगह डीडीए के पास है, दिल्ली की केंद्र सरकार के पास है। लेकिन 100 करोड़ रुपए खर्च करके द्वारका में हज हाउस बनाने के लिए उनके पास जगह और पैसा है।
वो जब मैंने वीडियो बना करके उस जगह पर एक्सपोज किया और वहां की मैंने जनता देखा। निकल करके आई, तब जाकर के इनको उसको रोकना पड़ा। ऐसे बहुत सारे मैंने इनके खिलाफ खुलासे किए, जिससे अच्छा। परेशान हैरान अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बड़े परेशान थे। बोले किसी ना किसी तरह इस व्यक्ति की जबान पर लगाम लगानी है, चाहे कैसे भी लगे। उनके छुटभैया 2-2 कोड़ी के जो नेता या वो होते हैं, मैं माफ कीजिएगा तो शब्द इसलिए उपयोग कर रहा हूँ, कुछ वेदनाएं भी है। जो 2-2 कोड़ी के लोग होते हैं वो मेरे को धमकियां देते हैं, वो मेरे को मेरे परिवार को मारने की धमकियां देते हैं, लेकिन उनको इस बात का शायद एहसास नहीं होगा कि मैं इस राजनीतिक क्षेत्र में जन सेवा करने के काम में जब आया हूँ, उससे पहले पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 डेकेड से मैंने काम किया है और आतंकवादियों ने मुझको गोली भी मारी है, हथगोले भी मारे। जब मैं उनसे नहीं मर पाया या मुझे नहीं मार पाया या उसमें वो कामयाब नहीं हो पाया, तो ये 2 कोड़ी के लोग क्या कामयाब हैं। लेकिन जैसे ही पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तो मुझको उसी समय पता चला, मैंने इस बात की जानकारी अपनी लीडरशिप को भी उसने आगाह किया था, बताया भी था। उसने कहा कि कैसे भी हो, बाय हुक बाय क्रुक, किसी भी तरह से इस नवीन को किसी भी मामले में डाल करके पंजाब लेके आना, जेल में डालने के बाद का क्या करेंगे वो देख लेंगे। वो शब्दों का प्रयोग मैं याद नहीं करना चाहता, मेरे बारे में बोले गए। वो पंजाब की सरकार बनी, बनने के बाद इन्होंने पहले किसी और पे मुकदमा दर्ज किया, तजिंदर पाल बग्गा पे, फिर प्रीति गांधी हमारे एक मुंबई की महिला मोर्चा की वरिष्ठ कार्यकर्ता है उन पर, और उसके बाद मुझ पर। उसके बाद से लगातार हर दूसरे दिन मेरे घर पर पंजाब पुलिस को भेजना, दिल्ली में मुझको थ्रेट करना, ट्विटर पे भद्दी भद्दी सोशल मीडिया पे इनके लोगों द्वारा गालियां देना, ये चल रहा है। और यही नहीं, इसके पीछे तुरंत दूसरी घटना, वो अचानक कल जो है राजस्थान पुलिस से 7 आदमी आते हैं, एक डीएसपी, एक इंस्पेक्टर, उसके साथ राजस्थान पुलिस के 5 आदमी, कुछ वर्दी में, कुछ सिविल में, 7 लोग, वर्दी वाले 5 मालूम है, 5-7 हो सकता है, ज्यादा भी। वो मेरे घर के आसपास आकर के रेकी करते हैं, पता करते हैं। उसकी सीसीटीवी फुटेज भी मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर डाली, सबको दिखाई कि किस तरह से राजस्थान पुलिस वाले मेरे घर में आकर के पूछताछ करें। क्या मुकदमा दर्ज है मुझे मालूम नहीं, क्या वहां पे केस किस मामले में मुझे लेने के लिए आए, क्या जानना चाहते हैं मुझे मालूम नहीं। पूछा तो बोले कि नहीं, हम तो जो है यहाँ पर वैसे ही पूछ रहे थे, हम तो देखने आए यहाँ पे कोई क्राइम करने वाला व्यक्ति रहता है इस घर के आसपास आपके, वो उसकी तलाश कर रहे हैं। कौन आदमी है उसका नाम नहीं पता है, मेरा नाम पता होने के राजस्थान। मतलब डराने धमकाने का एक दबाव डालने का प्रयास। मुझे, मैंने जहाँ मेरे सोर्सेस से जो मैंने काम किया, पता चला कि राहुल गांधी, क्योंकि इस देश के अंदर, देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा कलंक है, और वो मैं कलंक इसलिए कहूंगा, वो देश विरोधी ताकतों के साथ किस प्रकार से गलबलियां डालते हैं, इस देश के दुश्मनों से इस प्रकार से मिलते हैं, और जो मिलते हैं ताकि देश को नुकसान पहुंचे, उसको भी मैंने लगातार एक्सपोज किया। क्योंकि ये दोनों लोग, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, दोनों हिंदू विरोधी हैं, सनातनी विरोधी हैं, हिंदुओं का विरोध करते हैं। जहां पर इनको लगता है कोई हिंदुत्व की बात करता है तो इनका सबसे बड़ा दुश्मन। ये वो लोग हैं दोनों के दोनों। जब मेरे पीछे पड़े, वो क्यों पड़े? राहुल गांधी ने एक दिल्ली में रेप विक्टिम जिसका मर्डर हो गया, उसके परिवार के लोगों का वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर डाला। कानूनी तौर पर किसी भी रेप विक्टिम या उसके परिवार का फोटो डालना वो पॉस्को एक्ट के तहत आता है, अपराध है, बहुत संगीन अपराध है। उसमें जमानत नहीं होगी, आते ही तुरंत जेल जाएगा, 1 साल से पहले जमानत नहीं होगी उस व्यक्ति की, चाहे कोई भी। और कानून सबके लिए समान है, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, और चाहे मूंगफली बेचने वाला हो, चाहे राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल, एक ही बराबर है कानून में, इससे ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक। जब उसके खिलाफ मैंने एक कंप्लेंट दी पुलिस को कि इसके खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए राहुल गांधी के खिलाफ, पुलिस ने उसको दर्ज नहीं किया। मैं 156(3) में कोर्ट चला गया। जब मैं कोर्ट में गया, करीब 6 महीने तक मैं कोर्ट की हेयरिंग को लगातार झेलता रहा, तारीखों पे जाता रहा, और जब मेरा नंबर आया ये कहने का कि हाँ मुकदमा दर्ज हो, इसी दौरान किसी व्यक्ति ने हाई कोर्ट में सेम पिटीशन दाखिल कर दी। तो लोअर कोर्ट ने कहा कि जब तक हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं होगा, इस पर फैसला नहीं आएगा, तब तक लोअर कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं ले सकती। और यही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपने रिप्लाई में कहा। उसके बाद वो पॉस्को एक्ट के तहत उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तक फैसला है इसको हम पिटीशन को खारिज कर देते हैं, खारिज नहीं करते, इसको वापस ले लीजिए, जब फैसला आ जाएगा तब इस पर कोई दूसरी बात करेंगे।
हमने वो पिटीशन वापस ले ली थी हाई कोर्ट के ऑर्डर तक। हाई कोर्ट ने, मैंने सुना है कि वो आदेश दे दिया है जिसमें कहा कि भाई आप जो रिलेवेंट कोर्ट है उसमें जाकर के इसके बारे में अपील करें। रिलेवेंट कोर्ट वही सेशन कोर्ट है। तो राहुल गांधी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना लाजमी है, पक्का है, उसका जेल जाना पक्का है, और ये बात अच्छा। कांग्रेसी भी जानते हैं। और उसी से बुकराए हुए, जहां तक मैं समझता हूँ, वो कोई कारण नहीं हो सकता। कांग्रेस के, मैंने सोशल मीडिया पर देखा है कि मेरे किसी ट्वीट को लेकर के राजस्थान में मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, और राजस्थान की सरकार के, यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री चाटुकारिता गांधी परिवार की, वड्रा परिवार की करने में पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 पर है, अव्वल है। वो अक्सर उनके चरणों को धोकर के पीने वाली स्थिति उनकी नजर आती है। उस व्यक्ति ने कहा है कि जो भी नवीन जिंदल के खिलाफ ऑनलाइन कंप्लेंट आती है तुरंत दर्ज करो, जिस भी मामले हो सकता है उसको यहीं पर थानों के चक्कर लगवाओ, यहीं जेल में। यानी आपको प्रताड़ित करना, हैरास करना, इस तरीके से इतना इनह्यूमन ट्रीटमेंट आपके साथ कर दिया जाए कि आपका हौसला टूटे, आप ये सब ना करें। मेरे खिलाफ करेंगे, उनको मेरे से ज्यादा वो क्या कर रहे हैं? मुझे बुलाए ना, मुझसे बात करे ना, मुझसे जिस मर्जी मंच पे बात करें, कोई भी आकर के बात करे। इन्वेस्टिगेशन करना है तो आओ ना दिल्ली, मेरे को बुलाना तो गाड़ियां भेजो भैया, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारे कहने के चक्कर लगाता रहूंगा। तो उनकी सरकार अगर मुझे बुलाना चाहती तो मुझे व्यवस्था देना बुलाने की, मुझे क्या दिक्कत है आने। लेकिन अगर आपने जांच करनी है, मेरे पास आइए, मुझे पूछिए मेरे से क्या कहना चाहते हो, मैं अवेलेबल हूँ आपकी जांच के लिए, ज्वाइन करना चाहता हूँ। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि मैं कानून का पालन करने वाला व्यक्ति हूं, और मैं समझता हूँ कानून का पालन, संविधान का सम्मान हमें करना चाहिए। मेरे पास वो नोटिस लेकर के आते, मैं उनका जवाब दूं। लोकल पुलिस को लेकर के आते तो इन्फॉर्म होता भाई किस मामले में वो मेरे को लेने के लिए या पूछताछ करने के लिए या नोटिस देने के लिए आए हैं। बिना पुलिस को इन्फॉर्म करे लोग, बिना दिल्ली पुलिस के साथ अचानक 10-10 आदमी मेरे घर आ रहे हैं, कोई मैं घर पर नहीं हूँ, मेरे परिवार को डरा रहे और धमका रहे हैं। उनको क्या लगता है इनसे मैं डर जाऊंगा क्या? मेरे पे 1,000 एफआईआर दर्ज कर लूं, उससे मैं डर जाऊंगा क्या? नहीं, ना डरेंगे, ना टिकेंगे, ना भटकेंगे, ना अटकेंगे। और जब तक कि ऐसे लोगों को एक्सपोज नहीं करेंगे, हम चैन से बैठेंगे। तो आपकी बात से जो मुझे समझ में आया वो ये कि पंजाब पुलिस के और राजस्थान पुलिस के लोग जो हैं वो आपके घर तक आते हैं, आपकी गैर मौजूदगी में भी आते हैं, आपके परिवार को डराते धमकाते ताकि आप पर उसका दबाव पड़े, और ये सब होता है जहां आप रहते हैं उस क्षेत्र की पुलिस को बताए बिना। यानी दिल्ली पुलिस भी अगर टीम साथ में होती तो मैं समझ जाता कि शायद कोई ऑफिशियल एक इन्फो होगी। क्या दिल्ली पुलिस को इसकी कोई जानकारी थी? ऐसा कुछ ध्यान में आया आपके? नहीं, राजस्थान पुलिस की कोई जानकारी नहीं थी। मैंने इस बात का एक कंप्लेंट भी पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर थाने में दी है, और इवन यही नहीं, बल्कि मैंने सीसीटीवी फुटेज जो राजस्थान पुलिस वालों का है, वो भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। मैंने दिखाया है सीसीटीवी फुटेज निकालने में मुझे समय जरूर लगा आसपास के लोगों से जिनके यहाँ सीसीटीवी लगे हैं, कि देखिए पहले उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं आया, कोई राजस्थान पुलिस या कोई पुलिस नहीं आई, या कोई था ही नहीं। लेकिन हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। जब जो है सीसीटीवी फुटेज आ गया तो हालत में जमान अटक गई, बोलना मुश्किल पड़ गया कि राजस्थान पुलिस के लोग हैं। अगर वो राजस्थान पुलिस के लोग नहीं हैं तो पुलिस की वर्दी में, राजस्थान पुलिस की वर्दी में कौन है? आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, मेरी हत्या करने आए थे, वो कौन है? ये सवाल तो बनता है, और इसका जवाब भी तलाशना ज़रूरी है। जी बिल्कुल ठीक है। नवीन, आपने जो बताया वो वाकई में बहुत चिंता पैदा करता है। ज़रा इसका एक कानूनी पक्ष समझते हैं। एडवोकेट अमित तिवारी हमारे साथ इस समय हैं और क्रिमिनल मामलों को बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं। अमित जी, ये जो कहानी अभी पूरी नवीन जी ने बताई, जो इनके साथ घटित हुआ, प्रताड़ित किया गया, पर एक सवाल मुझे उनसे भी है। वो लोग जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के झंडा बरदार होते हैं, अब इतनी सब बात जब नवीन इसलिए कि वो बीजेपी के नेता है तो वो कुछ नहीं करेंगे, अन्यथा छोटी छोटी बात पर हल्ला हंगामा खड़े करने वाले, अभिव्यक्ति की बात करने वाले, ऐसी बातों पर जहां राजनीति को एक हथियार की तरह, राजनीतिक तंत्र को एक टूल की तरह, वो भी पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए, राजनीतिक बदले की भावना से उसका इस्तेमाल किया जाता है,
वहां ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। और बाकी जो कुछ हो रहा है उसमें ह्यूमन राइट्स का क्या, इंसान के अधिकारों का क्या, एक व्यक्ति जो परिवार के साथ रहता है उस परिवार के अधिकारों का क्या, इन सब बातों पर कोई चर्चा नहीं करेगा। आपको अमित जी क्या लगता है, ये सारी बातें जो हमने सुनी हैं, क्या क्या चीजें वायलेट हो रही है? और ये जो दूसरे स्टेट की पुलिस आती है, इसने जो अभी तक किया है, इस पर आपको क्या समझ में आता है, क्या कुछ गलत हो रहा है? देखिए, इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसा अभी नवीन जी ने कहा कि किस तरह राजनीतिक कारणों के कारण, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा, पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप इसके लीगल पहलुओं को देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। दिस कंट्री इज गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जब आप पढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट राइट जो दिया गया है किसी को, वो है आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। Time and again, the Honorable Supreme Court, the Honorable High Courts have said that this is the most valuable right, and the state must ensure that this right is not violated. अब जब हम स्टेट की बात करते हैं, हमारे पास एक तरफ we have citizens in the country, on the other hand we have government. The third factor that comes in is the judiciary. Fourth is obviously media. तो स्टेट के जो different organs है, components है. Now, why do we have this system, judicial system in this country? If there is a dispute between two people, two individual persons, the third unbiased, impartial judicial system will adjudicate the issue. If there is a dispute between the citizen and the government, then also you have a constitutional mechanism, you have a judicial system, they will resolve the issue. Now, in the constitution itself or in various laws such as CRPC and all, IPC and all, you have got certain rights. इस केस में वो राइट्स, मुझे लगता है कई सारी बातें जो आप बता रहे हैं, राइट्स वायलेट हो रहे हैं इस केस में, क्या कुछ दिख रहा है इस केस में? I'm coming to that. State government के पास ये अधिकार है, they have the, because the right is given to them because the state government is the body which has to ensure that the law and order is properly maintained, people get justice. So therefore, state government is equipped with powers. But there are instances where the state government abuses this power. And then the right, whether it is, suppose for example tomorrow, they arrest Mr. Naveen Jindal and they keep him in police custody. What is the most valuable right that is violated? Article 21. And tomorrow if the judiciary comes into picture and then tomorrow it acquits him and says that no case was made out, who will compensate and in what manner can it be ever compensated? That is the moot question. So therefore, if you read the entire case, it's just a one-page FIR. मैं अभी बाकी FIRs पे नहीं जा रहा हूँ, मैं नवीन जी की FIR पे बता देता हूँ आपको. ठीक है. The only allegation is that a doctored video is tweeted. अगर एक video, if you believe that it's a doctored one, the video is available in the public domain. आपके पास भी है वो वीडियो. दूसरा इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल राइट जो आप कह रहे हैं ना कि किस तरह डिस्टर्ब कर रहे हैं, कैसे वायलेट कर रहे हैं, द जॉब ऑफ इन्वेस्टिगेशन और द पर्पस ऑफ एंटायर इन्वेस्टिगेशन इज टू फाइंड आउट द ट्रुथ एज टू व्हाट ऑफेंस हैज बीन डन, हु हैज डन इट, what is the intent behind it, and in what manner the offense has been done. Therefore it culminates into charge sheet. Public domain में वो वीडियो already available थी and it was tweeted 5-6 days before tweet of Mr. Naveen Jindal. Now what is the investigating officer supposed to do? Fair investigation is a right of an accused. Supreme Court has always said, and in many judgments it has said, that the investigating officer should conduct himself very fairly. What is the dispute before the investigating officer? The dispute is this. One person who is supposed to be the Aam Aadmi Party member, he says that Mr. Naveen Jindal has forged a video, doctored a video and circulated it. That is his averment, that is his allegation. Naveen Jindal will have his own case. What is the police supposed to do? They have to conduct a fair investigation. Now, the first job that he ought to have done, the investigating officer, that you please write it to Twitter, find out who uploaded this video for the first time. Where did the video originate from? But they will not do this. They will not do this. What they will do, they will send 4 or 5 policemen who will roam around in the streets where Mr. Jindal lives
and then they will disturb the entire area, and then a message is thrown that see, he is wanted and he is absconding. Why do you want his custody? So there are various questions that emerge in this. And second most important point, look at the timing. Look at the timing. The notice is served and he is directed to appear, because let me explain this. In Bagga's case, they immediately rushed to his house. There are they have also registered. If you go in the background on 30th of, see, there was a statement by Mr. Arvind Kejriwal regarding Kashmir files in his legislative assembly, where he said that the video, the entire film is false and all that. Now, obviously, we are living in a democracy. You are making this statement for your political purposes. कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे YouTube पे डाल दो, फ्री हो जाएगी. Now, what is the role of the opposition party? The role of the opposition party is to bring out the truth and criticize the government wherever the government has failed to do anything, or another political party has failed to or has acted wrongly. So, Yuva Morcha of Bharatiya Janata Party, they protested outside his house on 30th of March. And on the same day, or probably the next day, because the FIR is, I believe, 1st of April, there was a political debate. Mr. Bagga is a political person, is a spokesperson, I believe. He made a statement that Mr. Kejriwal has made false claims in the Legislative Assembly, and so long he does not apologize from the nation, he will not live peacefully. जो नॉर्मल उन्होंने हिंदी में कहा कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उन्हें जीने नहीं देंगे. Now what is the intent? कि हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा. Entire politics, you have to understand the entire background, that there is a political protest that is going on, and he said that we will keep protesting unless you say sorry. Now this is the intent. Any ordinary man will understand it. But what is the case registered against him? They are trying to make out a case that there is a conspiracy to kill Mr. Kejriwal. If you wanted security, you could have easily said it, requested the Punjab government. Why do you want to take the shield of Mr. Bagga? So now a simple statement that our political protest will continue is turned out to be a case where there is a conspiracy to kill Mr. Kejriwal. ये मुझे याद है कि डिप्टी सीएम ने भी उस समय कहा था कि कॉन्स्पिरेसी है. वो जब प्रदर्शन किया था, गेट के बाहर बैरिकेड इधर उधर हुए थे, तब भी ये बात डिप्टी सीएम ने कही थी और बहुत जोर से कही थी. आपने प्रोटेस्ट नहीं किया क्या? You entered into LG's house and you sat there for 6 days. You protested everywhere. So protest is a basic democratic right that you have. But I'll come to the legal provisions. So what they did, they immediately rushed to Mr. Bagga's place. They wanted to arrest him. Now they could not do it. We immediately approaches the Honorable High Court. The Honorable High Court asked them, there is a judgment called Anesh Kumar, according to which if you are alleged to have committed an offense which are punishable with less than 7 years, the police will have to, in compliance of section 41A, will have to serve you a notice that you please join the investigation. Number one, they violated it. Number two, 41 itself says, which confers power upon the police to arrest a person. It says you have to record reasons. आपको कारण बताने पड़ेंगे कि आप किसी को क्यों कस्टडी में ले रहे हो, क्योंकि कस्टडी में लेने से उसकी पर्सनल लिबर्टी हैम्पर होती है, which violates Article 21. So they did not do it. We went to the Honorable High Court. We pleaded our case. The Honorable High Court directed Punjab Police that you will not violate law. You have to issue notice under section 41A, then investigate. Now, what did they do? Look at the timing of the notice. They served notice on Mr. Jindal and Mr. Bagga and asked them to appear in person in Punjab on 11th at 11 a.m. From 12th, there were holidays, 12th or 13th. And it will continue till 17 or 18. So 5-6 days, you are remediless. So that was the intent. And these people requested, because there were some problems that the notice suddenly came. They had their own personal engagements, personal problems. They requested them that you please give us 7 days time. We will certainly join the investigation. We are not running away. They all are established people, political identities. The notice is again served for 13th and 14th. On 11th, they sent a reply. Immediately the notice is sent. What is the why there is so much hurry? They want to show it before the court that we served notice for 2 days. They did not appear. Therefore, they are violating. Now we are going to arrest. Please justify our action. So the third legal important point in these cases are, there is a provision in CRPC that is called 482, which says
Because obviously, when you confer power upon the state, that you can register a case, you will, there may be chances where the state has registered a case which is completely false, apparently false, which in fact, if you read the case, entire case, which itself will reflect that there is no case made out, there is no criminality involved in this. So therefore, there is a provision which people invoke, 482, which says that if there is an abuse of process of law or to prevent injustice, the court can immediately quash it. So if you read these 3 FIRs, one Mr. Jindal, one Mr. Bagga, and one Ms. Preeti Gandhi, you will yourself find out that in what manner these cases are falsely registered upon them. So we will definitely, I am instructed to take legal action, we will take that. ठीक है। नवीन जी, ये सारी बातें मैंने सुनी और तेजेंद्र बग्गा का भी केस अब इस समय सामने आया, तीसरा केस भी हमारे सामने है ही, जहां 3 FIR अलग अलग बात हो रही है। टारगेट पे भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये भी दिखता है, और टारगेट करने वाले, उनके पीछे पुलिस जब टीमें अपना क्षेत्र छोड़ करके दूसरे राज्यों में आ जाती है और वहाँ ये सब इंटेंशन के साथ, तो क्लियर दिखता है कि इंटेंशन कैसी है, डराना धमकाना, उसको ह्यूमिलेट करना और दबाना, और हो सके तो फिर दबोच भी लेना, जैसा कि नोटिसेस बता रहे थे। और नोटिसेस में जितनी जल्दबाजी है वो भी एक कंडक्ट है, मुझे लगता है कि अमित जी जानते होंगे, कोर्ट कंडक्ट को बड़े ध्यान से देखती भी है, शायद वो बता पाएंगे। मुझे अब ज़रा ये समझना, 2 बातें मेरे मन में आती हैं। एक तो ये कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के झंडा उठाते हैं, आज उनसे भी एक सवाल पूछना बनता है कि आपने जो कहा, तेजेंद्र पाल सिंह ने जो कहा, उसको ट्विस्ट करके दूसरा रंग दिया गया, वरना वो भी था तो अभिव्यक्ति का ही स्वरूप। आप दोनों राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीति में एक दूसरे के दलों के नेताओं के प्रति विरोध प्रतिरोध व्यक्त करना, ये स्वतंत्रता बाकियों को, ना राजनीति में होते तो भी होती ही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपनी जगह है। आप क्या चाहते हैं इस समय? आपको क्या लगता है आपके साथ क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, क्या डिमांड करते हैं इस समय सिस्टम के साथ? राज भाई, एक तो ये कि आज के समय में मैं हूं या कोई भी है, जो आदमी अगर किसी सरकार को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, और वो भी तब जब वो पॉलिटिकल पार्टी देश की जनता के हित की जगह अहित करती है, देश के राज्य के टैक्स पेयर जो अपना जमीन रात दिन पसीना बहाता है, जो टैक्स देता है, वो जो टैक्स देता है सारा पैसा अपनी राजनीतिक पर्यटन या प्रचार में ही खर्च करती है, उसको एक्सपोज करना बनता है। काम मीडिया का भी है, सोशल मीडिया का भी है। और अगर मान लीजिए मीडिया, सोशल मीडिया पे वो सरकार आने के बाद चांदी का जूता मार के उनका मुंह बंद कर दे, यानी कि उनको विज्ञापनों से उनका मुंह बंद कर दे, और वो अभिव्यक्ति की आजादी या चौथा स्तंभ अचानक फिर दोबारा से एक स्तंभ के भीतर उसके सपोर्ट में खड़ा होता है, तब हर व्यक्ति का कर्तव्य है, हर व्यक्ति का दायित्व है उसे एक्सपोज करना। जब हम ऐसा एक्सपोज करते हैं तो ये लोगों को कष्ट ही होता है कि नहीं, आज के समय में लोग त्रुट, लोग सच, लोग हकीकत, लोग 100% सही जानकारी, सटीक जानकारी चाहते हैं। और जब उसको कहीं मिल जाए, उसका अखबारों से, टीवी चैनलों से भरोसा उठता जा रहा है, तब अगर वो सोशल मीडिया पर सही जानकारी मिल जाए तो उस पर विश्वास करना शुरू करता है। मैंने जो सवाल पूछे उसका जवाब अरविंद केजरीवाल की सरकार को देना चाहिए। अगर उसने जवाब अभी तक नहीं दिया तो इसका मतलब वो चोर है। और वो इसलिए क्योंकि मैं एक प्रमुख विपक्षी दल दिल्ली के अंदर और देश में सत्ता में जो रूट पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का एक अदना सा सिपाही, मेरे पे दायित्व बेशक मीडिया प्रमुख का है, लेकिन मैं उसका कार्यकर्ता हूं जिसके पीछे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता खड़े हैं। मैं वो उस पार्टी के साथ खड़ा हूं। उस पार्टी के अगर मैं कार्यकर्ता होने के नाते और मैं दिल्ली का बासिंदा होने के नाते, दिल्ली का टैक्स पेयर होने के नाते मैं टैक्स देता हूं, और मैं अगर सवाल पूछता हूं तो क्या गलत पूछता हूं? क्या मैंने पूछा आम आदमी पार्टी वालों से कि दिल्ली को शराब की नगरी बनाया जा रहा है, दिल्ली में मौलाना और मौलवियों को तनख्वाह लगातार हर साल बढ़ाई जा रही है कोविड काल के बाद, और दूसरी तरफ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले 22,000 गैस टीचरों को उनके घर में खाने के लिए निवाला नहीं है। उसके बाद सरकार ने उनको निकाल करके सड़क के बाहर फेंक दिया। दिल्ली में 25,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी महिलाओं को सवाल पूछने पर उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दी। दिल्ली में होमगार्ड हो, सिविल डिफेंस के लोगों काम करते हैं, 4-4 महीने तक नहीं देता। जब मैं ये सवाल पूछता हूँ, वो लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, तो उनको पीड़ा होती है कि ऐसा क्यों पूछता है।
मोहल्ला क्लिनिक के अंदर पंजाब के और उत्तराखंड के लोगों को उन्होंने दूसरे राज्य के लोगों को भरा, दिल्ली के लोगों को नौकरियां नहीं दी, उनको पैसा इसलिए दिया ताकि उसको सोशल मीडिया पे काम करते रहे। और अगर मैंने सवाल पूछ लिया तो क्या गलत है? ये मेरे कितनी कोशिश कर ले मुझे चुप करने की, राज भाई चुप नहीं कर सकते ना, तो मैं इससे सवाल पूछना बंद करूंगा जो ये। बिल्कुल नवीन जी, सार्वजनिक जीवन में होने के नाते और राजनीतिक दल होने के नाते दिल्ली में सरकार कैसे चल रही है, क्या कर रही है, तो बहुत मुझे लगता है कि सामान्य नागरिक का भी कर्तव्य। और जितनी सब बातें आपने गिनाई, बहुत सारी और बातें मेरे ध्यान में अभी आती हैं। जैसे गुजरात के स्कूल में अभी सीएम डिप्टी सीएम गए, तो यहाँ दिल्ली के स्कूलों की क्या हालत है, ये सवाल भी पूछा गया। एमसीडी के कर्मचारियों को कई कई महीने तनख्वाह नहीं मिलती, राजधानी गंदगी का ढेर बन जाती है, वो सारी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, मगर वो बातों को ट्विस्ट करके वो दूसरों पर आरोप लगाती है। तो ऐसी कई सारी बातें हैं, कई सारे अस्पतालों के बारे में क्लेम है, सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में क्लेम है, दिल्ली में जो जाम के हालात बनते हैं कॉलोनियों में, बड़ी बड़ी मेन रोड्स पर भी, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। बहुत सारी कमियां हैं नवीन भाई, मुझे लगता है कि इन पर और भी एक लंबी चर्चा करेंगे। अमित जी, आप हमारे साथ जुड़े और उसके कानूनी पहलुओं को आपने हमारे सामने रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय के अनुसार आज इतना ही मुझे लगता अनुमति है, और फिर जल्दी हम किसी अन्य विषय को लेकर एक बार फिर ज़रूर बैठेंगे। आपका नवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं 5 जनवरी के इस डिजिटल मंच पर अपने दर्शकों से यहाँ अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार।